हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। यानी कि आज हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन या यूं कह लें वर्ड बाय वर्ड इस चैप्टर के प्रत्येक लाइंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे और ना ही पढ़ेंगे, ऐसा समझेंगे जो आपको पूरा जीवन याद रहेगा। एकदम सिंपल और सरल वे में और बेसिक टू एडवांस जिसको हम कहते हैं उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी अगर आप इस बार पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने एनसीईआरटी किसी सर से पढ़ा है और जो काफी इंटरेस्टिंग है और आपके अपने ही लैंग्वेज में है। तो आइए दोस्तों, ज्यादा इस पे बहुत ज्यादा हवा उड़ाने की जरूरत नहीं है, हम मुद्दे पे आएंगे। कहते हैं ना, डोंट बीट अबाउट द बस, प्लीज कम टू द पॉइंट। इधर उधर की बातें छोड़िए, मुद्दे पर आइए। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। आपके आवाज से ज्यादा आपके कार्य बोलते हैं। जब मैं अच्छा पढ़ाऊंगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं कितना भी तारीफ करूं और आपको अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो मेरे पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। तो ये हमारी रही होली बुक्स, यानी पवित्र पुस्तक, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं जो बच्चे, उनके लिए है। और इसी से हमारी नैया या हमारा बेड़ा पार होने वाला है। पुस्तक मैया की जय हो। तो ये था मजाक के लिए, हालांकि ये पुस्तक है और इसको आपको लेकिन सीरियसली में लेना है और बहुत ही अच्छे से जब आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आता है, लाइन बाय लाइन पूछ ले जाता है। कई बार एनसीईआरटी की लाइन ही उठाकर पूछ लेता है। तो आपको इस एनसीईआरटी पर कमांड होना चाहिए। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम हैं और हम आपको इसे एकदम टॉनिक की जैसा शरबत की तरह बना कर देंगे। आप बस पीजिए और मजा लीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं। ये रहा हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आप देख लीजिए हम इस पे कितना मेहनत करते हैं, पूरा इस पर गोद गाद के रख देते हैं। हालांकि अच्छी बात नहीं है कि पुस्तकों पर लिखना, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि आपको एक एक वर्ड्स की मीनिंग बताएं और इसे समझाएं दोस्तों। तो पहले हम एनसीईआरटी डिसाइड कर लें या हम अपने अपने अपनी तरह पढ़ाएं। नहीं, हमने जैसे अपने आपसे वादा किया है कि हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे, तो पहले हम एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं। जहां जरूरत लगेगी हम वहां उसको डायग्राम के थ्रू या किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे जो दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें क्या है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये हमारा चैप्टर नंबर 18 है, क्लास 11th का है और एनसीईआरटी की बुक से हम इसे रिसाइट कर रहे हैं, यानी पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। You have learned that all living cells have to be provided with the nutrients। इसमें कह रहा है कि आपने पढ़ा होगा कि सभी लिविंग सेल्स में को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, देखो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस। आप बोल रहा है कि इसमें आप एनसीईआरटी कह रहा है कि आपने पढ़ा होगा कि सेल को, सभी लिविंग सेल्स को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसेंशियल सब्सटेंसेस। अब इसका मतलब क्या समझे, एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं दी है, लेकिन वो समझता है कि आप ये जान रहे हैं, हालांकि ये चीज आप नहीं समझ पाए। इसेंशियल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया हमारा, अमाइनो एसिड हो गया या फैटी एसिड हो गया। फैटी एसिड ये हमारे इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, जो जिनका ब्रेकडाउन होता है, चाहे ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो, फैटी एसिड हो। इनका जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे ऑक्सीकरण के कारण ये चीजें जो हमारे सेल में पहले से मौजूद होती है या हमें ब्लड से जो ये चीजें मिलती है हमारे सेल को आती हैं, इन्हीं का ऑक्सीकरण होता है और ब्रेकडाउन होता है। इन्हीं के ब्रेकडाउन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल में एक्सेस हो जाती है और इन्हीं के ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है और वाटर भी मिलता है दोस्तों। तो इसी को कहते हैं इसेंशियल सब्सटेंसेस। क्या? इसेंशियल। अब एनसीईआरटी समझता है कि आप उतना जानते हैं, हालांकि मेरे एक आप जानते भी होंगे, लेकिन मेरा ये दायित्व है कि मैं उन बच्चों तक को भी बताऊं जो इस चीज को ना समझ पा रहे हो, और अगर आप समझ पा रहे हो तो सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों ये रहा इतना। Also the waste or harmful substances produced had to be removed continuously for healthy functioning of the tissue। बोल रहा है कि ये सारी चीजें सेल्स को जिस तरीके से ऑक्सीजन या फिर ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, या सेल्स को हमारे जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड की जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स में जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये देखिए ये हमारा
सोडियम Na पॉजिटिव, जिसको सोडियम कह ले, Mg2 पॉजिटिव, या फिर कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, हाँ Ca पॉजिटिव पॉजिटिव इसको हम कहेंगे। क्लोरीन जैसे सोच ले, या बाइकार्बोनेट सोच ले, या CO3 माइनस, इस तरीके से, या हम यूं कह लें कि पोटेशियम हो गया हमारा। ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स में आती है हमारी, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, ये सारी जो चीजें हैं ये न्यूट्रिएंट्स हैं। इन्हीं का जो है इलेक्ट्रिकल बैलेंस जो हमारे बॉडी में होता है, न्यूरॉन जो हमारे काम करते हैं, हमारे सेल्स जो काम करते हैं, इन्हीं सारी चीजों के वजह से काम करते हैं। तो ये चीजें हैं। तो जब हम सेल को ऑक्सीजन देते हैं या न्यूट्रिएंट्स देते हैं या ये इसेंशियल सब्सटेंस ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड देते हैं, तो इसी तरीके से हमारे सेल में जो चीजें वेस्ट हैं, हार्मफुल हैं, नुकसानदायक हैं, उन्हें निकालना भी होता है ताकि हमारे सेल अच्छे से फंक्शन करें। ये सारी चीजें मिलती है तब हमारा सेल अच्छे से फंक्शन करता है। लेकिन कुछ वेस्टेज है, जैसे आपके घर में अगर कूड़ा करकट है, अगर उसे नहीं बहाएंगे, नहीं फेंकेंगे, तो घर में बदबू आने लगेगी। कुछ चीजें हमें बाहर से लाना भी होता है, जैसे हम कुछ फल वगैरह लाए, अब उसे खाए तो उसका जो वेस्टेज निकला, जो उसकी छिलके निकले, गुठली निकली, इस समय आम बहुत आ रहा है सीजन का, तो हम आम तो खा लिए, उसका गूदा जो है, लेकिन क्या कहते हैं, उसको हम फेंकेंगे भी तो कचड़े को, नहीं तो घर में बदबू आएगी। उसी तरीके से हमारे सेल में जो वेस्टेज हैं, जो हार्मफुल चीजें हैं, उसे हम बाहर एक्सक्रीट आउट करना चाहते हैं, हम सेल से निकालना चाहते हैं। उसको क्या है, वो वेस्टेज क्या है, वो वेस्टेज हमारे यूं कह ले कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, या अमाइनो एसिड हो गया, या यूं कह ले कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपका सबसे मशहूर चीज है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम हर बार निकाल रहे हैं, हर बार सांस ले रहे हैं, यानी कि 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार सांस ले रहे हैं, तो ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज आउट कर लें और ऑक्सीजन अंदर ले लें। इसीलिए हम यहाँ कह रहा है एनसीईआरटी की जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो हम निकालें। अच्छा, हमने दोस्तों कहा कि हम यूरिया, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड भी निकालते हैं सेल से, तो क्या वो ऐसे मुंह से ब्रीदिंग से निकालते हैं? नहीं, उसकी अलग फंक्शनिंग है, सेल फंक्शन करता है। और हमारे अंदर किडनी नाम की एक चीज होती है ना, बोलते हैं गुर्दा है हमारे अंदर, वही गुर्दा जो है वृक्क हिंदी में उसे कहा जाता है, किडनी उसमें अहम रोल अदा करती है, लिवर हमारा अहम रोल अदा करता है। इस तरीके से हमारे वो चीजें हमारे पेशाब के थ्रू या हमारे मल मूत्र के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। दोस्तों, हम थोड़ा डीप में नहीं जाना चाहता था, लेकिन बातें आ जाती है तो ऐसे निकल जाता है, क्या करें, ज्ञान बहुत ज्यादा है ना। हालांकि उससे आप सीरियसली ना लीजिएगा, इतना ज्ञान नहीं है। हाँ, functioning of the tissue. It is therefore essential to have efficient mechanism for movement of these substances to the cells and from the cells. वही बताया कि जो सेल को आता है और सेल से जो निकाला जाता है, वही चीजें यहाँ कहना है। Different group of animal have to evolve different method for this transport. Different group of animal have to evolve different method, यानी अलग अलग ग्रुप के जो एनिमल्स मतलब ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, उनमें अलग अलग तरीके की ये प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन का अंदर लेना, या फिर ये न्यूट्रिएंट्स का अंदर लेना, ये सारी चीजें, या फिर अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज का अंदर लेना, जो इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, या यूं कह ले कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना, ये या वेस्टेज का रिलीज करना, ये सारी क्रियाएं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती हैं। ये देखते हैं वो क्या क्या है अलग अलग ऑर्गेनिज्म। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूं, लेकिन एक भी चीज आपकी छूटने नहीं देना चाहता हूं। हो सकता है कि मुझे इसकी 1-2 वीडियोस और लेक्चर बनाने पड़े, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको डिटेल में समझाऊं। देखिए, ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये हमारा चैप्टर है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अच्छा दोस्तों, ये 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म हमारे पास एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं, एक हो गया सिंपल ऑर्गेनिज्म और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। सिंपल वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म, अंग्रेजी हमारी ठोस है भैया, और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। सिंपल ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो ये देखिए, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम
सिंपल ऑर्गेनिज्म में हम ले लेंगे इसमें स्पॉन्जेस, ये हमारा स्पॉन्जेज हो गया, और सीलेंट्रेटा। नंबर 1 स्पॉन्जेज, नंबर 2 सीलेंट्रेटा। अच्छा, स्पॉन्जेज ये हमारा पोरीफेरा का ग्रुप है, पोरीफेरा का मेंबर है, पोरीफेरा। पहले में इसका क्या है, पोरीफेरा। और ये सीलेंट्रेटा हमारा चिप्टाक्रिम है, ये सीलेंट्रेटा चिप्टाक्रिम जिसको कहते हैं, टीनोफोरा जो होता है ना, उसी को सीलेंट्रेटा में आता है। तो ये हमारा सिंपल ऑर्गेनिज्म हो गया। और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हम ह्यूमंस को ही ले लें, ह्यूमंस जिसको हम कार्डेट कह सकते हैं, हिसाब से कार्डेटा है ना हम लोग। तो इसमें अब ह्यूमंस में ये ह्यूमन हो गए, बर्ड हो गया, यूं समझ ले, ये सारी चीजें होंगी, फिशेस हो गए, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो अब इसमें देखते हैं कि ये मेथड, ये सेल में क्या होता है। स्पॉन्जेस में दोस्तों एक माइन्यूट ओस्टिया नाम का एक छोटा सा छिद्र होता है। ये स्पॉन्जेस का कोई डेफिनिट शेप और आकार नहीं होता है, किसी तरीके से होते हैं, और इसके बॉडी पे बारीक 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 बहुत सारी छिद्र पाई जाती है, छिद्र पाई जाती है। और इसके अंदर इसे स्पॉन्जोसील नाम का एक कैविटी होता है। इससे तो वाटर अंदर गए, इसके चारों तरफ सराउंडिंग ये वाटर रहते हैं, और इन चारों तरफ से अपने बॉडी के सराउंडिंग वाटर से ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर के ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अच्छा, ये जो हमने बताया था कि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज आउट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हम अंदर लेते हैं, या फिर हम यूं कह लें कि वेस्टेज चीजों को बाहर रिलीज आउट करने में जो चीजें हेल्प करती हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारे बॉडी में क्या करता है, ब्लड करता है, जबकि इनमें जो है वाटर हेल्प करता है। ये जो लो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एक मिनट दोस्तों, तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इनमें वेस्ट को रिमूव करने के लिए वाटर हेल्प करता है। ये माइन्यूट पोर वोस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है, स्पॉन्जोसील से होते हुए एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी के वेस्ट से। तो इस तरीके से ऑक्सीजन इनमें अंदर करता है। ये सीलेंट्रेटा में भी यही सारी चीजें प्रक्रियाएं होती है, यही बताना चाह रहा था यहाँ, जो एनसीईआरटी में आपको खुल के नहीं है। हमारे अंदर जो है इन चीजों के ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने के लिए, ऑक्सीजन को अंदर लेने, ये जो चीजें सेल तक पहुंचाई जाती है, उनमें अहम रोल ब्लड अदा करता है। क्या करता है, ब्लड अहम रोल तय करता है दोस्तों। तो ये था एनसीईआरटी का। आइए देखते हैं एनसीईआरटी आगे क्या कहती है। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटर सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज बॉडी दीज सब्सटेंसेस। जो चीजें मैंने पहले ही बताया, देखिए ये स्पॉन्जेस है, सीलेंट्रेटा है इसमें। अच्छा, सीलेंट्रेटा इसमें भी है, एनसीईआरटी में स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेटा का जिक्र किया गया, जो मैंने यहाँ एग्जांपल के थ्रू अब बता दिया कि ये इसके सराउंडिंग में चारों तरफ वाटर रहती है, और वाटर के थ्रू ये अपनी चीजों के बॉडी वेस्टेज को निकालते भी हैं और अंदर भी लेते हैं, जो एसेंशियल चीजें होती है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो या कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज आउट, ऑक्सीजन का अंदर लेना, या और एसेंशियल सब्सटेंसेज हो। लेकिन कम्प्लेक्स में ये चीजें ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, सेल टू सेल या सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट करना होता है, तभी भी ब्लड का हेल्प लिया जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं, मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, अब ये देखिए हम कम्प्लेक्स हैं। कम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारे अंदर आर्गन नहीं, आर्गन सिस्टम पाया जाता है। हालांकि ये क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इनमें लूज सेल्स पाए जाते हैं, ये सेलुलर होते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर, लेकिन लूज सेल्स है इनमें। हम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर आर्गन कई सारे, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सारी चीजें कई आर्गन है, और ये सारे आर्गन एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट रूप से काम करती हैं, इसलिए आर्गन सिस्टम हो कहलाती है। और ये आर्गन सिस्टम से ही मिलकर हम कम्प्लेक्स रूप में आ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए जटिल ऑर्गेनिज्म है हम इस हिसाब से कह ले तो हिंदी में। तो इस हमारे अंदर क्या दिया है कि फ्लूइड, जो जिसको कहते हैं फ्लूइड, यानी तरल पदार्थ हमारे अंदर पाए जाते हैं। फ्लूइड क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में इन सारी चीजों के ट्रांसपोर्ट करने के लिए
आइए देखिए दोस्तों, मैं इसको मिटा दूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। यहीं पर मैं समझाते चलूं ताकि ये चीजें क्लियर होती जाए। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में दो चीजें पाई जाती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, इसके रेगुलेशन के लिए। एक होता है, अच्छा इसको हम फ्लूइड कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लूइड्स, यानी तरल पदार्थ। हिंदी देख रहे हो मेरा? लिख दे तो प्राण निकल जाए। हैं, एकदम गुरुजी वाला हिंदी है भैया हमारी, हालांकि इसको सीरियसली नहीं लेना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है, इसमें तरल पदार्थ क्या होते हैं? नंबर एक, ब्लड, जिसको हम एक हिसाब से स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और एक होता है लिम्फ, क्या? लिम्फ। अब इसको दोनों को आप क्या समझे दोस्तों? ब्लड को तो आप समझ लिए कि ब्लड है, लाल कलर का खून रहता है जो निकलता है मार धाड़ के वक्त, वही ब्लड होता है। हालांकि ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो हमारे होते हैं फार्म्ड एलिमेंट होते हैं। ये ब्लड होता है और ये लिम्फ होता है। लिम्फ क्या है? ये लिम्फ हमारे सेल जो है, कई सारे सेल्स होते हैं, कई सारे सेल्स से जो निकला हुआ तरल पदार्थ होता है, यूं कह ले, तो उसी को हम लिम्फ कहते हैं। मैं एक मिनट इसको बना के भी समझा भी देता हूं आपको, लिम्फ क्या है और ब्लड क्या है। जो हमारे ब्लड वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों में, जो हमारे वेन्स में, कैपिलरी में या आर्टरी में जो चीजें फ्लो करती हैं, उसे हम ब्लड कहते हैं। जो हमारे वेन्स में, देखिए ये हमारा आर्टरी या वेन्स है, तो इसमें जो चीजें प्रवाहित हो रही हैं, इसी को हम ब्लड कह रहे हैं। जो आप जानते हैं अच्छा खासा, ये छोटा सा बच्चा भी जाता है। आपको कठिनाई कहाँ आ रही है? ये लिम्फ क्या है? तो ये लिम्फ दोस्तों, ये लिम्फ कुछ नहीं है, ये देखिए हमारा बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस बिलियंस की संख्या में ये सारे सेल्स होते हैं। और इनके आसपास से ऐसे कैपिलरी जाए रहती है, कैपिलरी, जो बहुत बारीक बारीक सी ब्लड वाहिनियां होती हैं, कैपिलरी होती है दोस्तों, ये कैपिलरी। तो इसमें से बहुत चीजें आपको इस सेल्स के अंदर आती हैं और बहुत चीजें यहां आती हैं और बहुत चीजें यहां से यहां चली आती हैं कैपिलरी में। जिसमें से एक चीज ये भी है, जो प्लाज्मा यहाँ भरा रहता है, फ्लूइड जो भरा रहता है, इसी को हम लिम्फ कहते हैं दोस्तों। जो ये फ्लूइड तरल पदार्थ भरा रहता है सेल्स के बीच में, क्या है? ये जो सेल्स हमारा है, इसके बीच में जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो फ्लूइड है, इसी को हम तरल पदार्थ कहते हैं। अब इसका हम क्या देख लें, इसको, फ्लूइड को, जिसको लिम्फ हम कह रहे हैं। देखिए ये हमारा सेल्स है, ये हमारे सेल्स हैं दोस्तों, और इसमें हमारे जो है ब्लड बह रहे हैं। क्या है? ये हमारी पतली पतली कैपिलरी है ना, इसके थ्रू ब्लड जा रहा है। तो अब इसमें से हमने कहा कुछ चीजें इसमें अंदर आती है और कुछ चीजें इसके बीच में इधर आ जाती है। जैसे अमाइनो एसिड हो गया, क्या होगा? ए अमाइनो एसिड। या हम यूं कह लें कि लिम्फोसाइट, इसको हम कह लें, क्या? लिम्फोसाइट। अमाइनो एसिड यहां आ गया, ये जो चीजें हैं। या ग्लूकोज आ गए यहां, ग्लूकोज को हम GLU सिर्फ कर दें। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे इसमें आती है फ्लूइड में दोस्तों। अब ये जो इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसी को हम लिम्फ कहते हैं। अब आप चीजें समझ गए होंगे। ये ब्लड जो है, इसी को हम यहाँ ब्रेक डाउन कर लें अभी आगे, और इसको डिटेल में हम समझाएंगे। ये जो हमारा ब्लड है, ये दो पार्ट में टूटा होता है। एक ये ब्लड जो हमारा दो पार्ट में टूटा होता है, एक होता है प्लाज्मा,
और एक होता है फार्म्ड एलिमेंट। क्या? फार्म्ड एलिमेंट। ये सारी चीजें हमारी किसमें आती हैं? फ्लूइड्स में आती है। क्या? फ्लूइड में, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सारी चीजें किस चीज में आती है? फ्लूइड में। ये जो फ्लूइड है, ब्लड और लिम्फ है, ये दोनों अहम रोल अदा करते हैं हमारे चीजों को सर्कुलेट करने में, मेंटेन बॉडी को करने में। प्लाज्मा हमारा कितना है? 55%। कितना? 55%। जबकि फार्म्ड एलिमेंट हमारे 45% है। अब फार्म्ड एलिमेंट क्या है और प्लाज्मा क्या है, ये दोनों का जिक्र हम यही कर देंगे। उसके बाद एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कहेंगे ताकि चीजें आपको समझ में आए। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले ले। मैं 1 मिनट के लिए बाहर हट जाऊं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको यहां मिटाते हैं। जो ये हमारा फार्म्ड एलिमेंट है और ये प्लाज्मा है, इस दोनों को आगे यहां हम ले लेते हैं, ऊपर लिख के, ताकि आपको चीजें समझ में आए। इसको मुझे लगता है मार्कर दूसरा लेना पड़ेगा। ये हो गया हमारा प्लाज्मा और ये हमारा हो गया ब्लड। तो हाँ, यूं कह लें, किसे हम फार्म्ड एलिमेंट ही कह लें। ब्लड तो सभी है। फार्म्ड एलिमेंट, फार्म्ड एलिमेंट। अच्छा, ये प्लाज्मा क्या है? कितना परसेंट है ये? फार्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट है दोस्तों? 55%। कितना? 55%। यानी ज्यादा तो ब्लड में हमारे प्लाज्मा ही है। और ये हमारा 45% है। कितना? 45%। दोस्तों ये प्लाज्मा हमारा 55% और ये फार्म्ड एलिमेंट 45%। ये प्लाज्मा में हमारा ये कितना, कौन से कलर का रहता है? स्ट्रा कलर का। दिखने में कैसा लगता है? स्ट्रा कलर। स्ट्रा कलर का मतलब आप क्या समझे जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो? हल्का पीले कलर का। गांव में आपने भूसा देखा है? स्ट्रा को इंग्लिश में भूसा या तिनका कहते हैं। तो जो लोग गांव में रहते हैं, पशुपालन वगैरह करते हैं, वो भूसा वगैरह देखे होंगे। गाय भैंस जियावत ना हो नहीं, तो जो भूसवा दिखा था वही गतिन हल्का पीला कलर का ही रहा था। का यह है प्लाज्मा। तो ये जो नहीं प्लाज्मा है, ये कितना हल्का पीला कलर का रहता है। क्या? हल्का पिलछहू जका कहा तीन गौआ में, हल्का पीला कलर का रहता है, एक्स्ट्रा कलर का। और इसमें 55% ये हमारे ब्लड का पार्ट होता है। दूसरी चीज ये क्या है? विस्कस होता है। क्या? विस्कस। विस्कस मतलब चिपचिपा होता है बाबू, ऐसे छूबो एक हाथ ऐसे चिपचिप चिपचिप कहिए, ये चिपचिपा होता है, विस्कस होता है, चिपचिपा। गोंद वगैरह जैसे आप छूते हैं ना तो ज्यादा चिपकता है, थोड़ा हल्का चिपचिपा होता है। अच्छा, ये फार्म्ड एलिमेंट में क्या है दोस्तों? फार्म्ड एलिमेंट में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स है। आरबीसी जो हमें खून दिखाई देता है लाल कलर का, रेड ब्लड कार्पसिल्स जो ऑक्सीजन को कैरी करने में 92% 90 से 92% अहम रोल अदा करता है। डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड कार्पसिल्स होता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है, जिसमें हम यूसिनोफिल, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये सारी चीजें हमारी डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाने का कार्य, किसी भी बीमारी से बचाने का कार्य, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट वगैरह इसी चीज में पाई जाती है। किसमें? डब्ल्यूबीसी में। और ये हमारा रहा प्लेटिलेट्स। ये प्लेटिलेट्स क्या होता है दोस्तों? ये प्लेटिलेट्स कुछ नहीं होता है, हमारे जो बोन मैरो हैं, हमारे रेड बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, जो हड्डी के अंदर हम खाते हैं जब मांस मछली, तो ऐसे कूच ऐसे गिराते हैं ना, तो जो मलाई जैसा पदार्थ निकलता है, आपने बकरा वगैरह खाया होगा,
तो जो चीजें निकलती हैं हड्डियों में से, जो शाकाहारी नहीं है, जो मांसाहारी है वो जानते होंगे भली बात, जब आप जो है बकरे वगैरह की हड्डी खाते हैं और गिराते हैं ऐसा, तो जो मज्जा निकलता है उसमें से जो मलाईदार चीजें निकलती हैं, उसी को हम बोन मैरो कहते हैं, जो हमारे हड्डियों ना कि हमारे ब्लड का भी फॉर्मेशन करने में अहम रोल अदा करता है दोस्तों। तो ये उसी के सेल के कई सेल के टुकड़े होते हैं फार्म्ड एलिमेंट। फार्म्ड एलिमेंट कुछ नहीं, ये सेल का पार्ट है, सेल नहीं है, ये सेल का टुकड़ा है, हिस्सा है। इसका काम क्या है? इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ब्लड जब हमें चोट वगैरह लग जाए तो एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, ये चीजें प्लेटिलेट्स आपने सुना होगा 12 ये चीजें, यानी अक्सर आप सुनते रहते हैं कि इसका यार प्लेटिलेट्स गिर गया, इसका तो 80,000 बचा है, किसी कोई बोलता है बहुत 45,000 बचा है प्लेटिलेट्स। तो आप क्या सोचिए, ये इतना हजार तो है तो फिर कमी क्या है? ये जो प्लेटिलेट्स होता है एक नॉर्मल इंसान में, एक नॉर्मल ह्यूमन में, इसकी संख्या 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक होती है। कितनी? 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक का, 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक, या इस यूज कह लें कि 1.5 लाख टू 3.5 लाख, इस हिसाब से आर लगा दो यहां, नहीं तो पता चलेगा दोनों चीजें एक ही हो गई। तो ये दोस्तों कितनी संख्या इसकी होती है? 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख से, या 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख होती है। जब डेंगू मलेरिया किसी को होता है, डेंगू होता है, ये सब चीजें, तो प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है और इसीलिए हमारे अंदर बीमारी का वो रहता है और हमारी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। और बहुत से पेशेंटों में भी ये चीजें कम हो जाती हैं। ये फाइब्रिनोजन का काम करती है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है दोस्तों। ये था हमारा एनसीईआरटी का। आइए देखते हैं एनसीईआरटी के थ्रू जो हम बताने जाते हैं उसमें भी डीप में घुस जाते हैं, हालांकि ये बताना जरूरी था दोस्तों। आइए अब एनसीईआरटी की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अच्छा, हम प्लाज्मा जब बता ही रहे हैं तो ये बता दें कि प्लाज्मा में 90 to 92% हमारा क्या होता है? वाटर होता है। प्लाज्मा हमारी कितनी? 90 से 92% क्या होती है हमारी? प्लाज्मा वाटर पाया जाता है। क्या? वाटर पाया जाता है। 6 से 8% हमारे इसमें प्लाज्मा में 6 से 8% क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन या यूओसिन, ये सारी चीजें। तो हमारे प्लाज्मा में 90 से 92%, इसका हम परसेंटेज लगाना भूल गए। देखिए ये हमारा परसेंटेज का साइन है, थोड़ा एरो छोटा कर लेंगे और परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। ये हमारा परसेंटेज है। 6 से 8%, 90 से 92% वाटर पाया जाएगा, 6 से 8% प्रोटीन पाई जाएगी। और हमारे प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स। अब मिनरल्स खाली उसमें बिस्लरी में नहीं मिलता है दोस्तों, जो आता है ना कि एडेड मिनरल्स, हमारे बॉडी में भी पाया जाता है। ये मिनरल्स क्या है? मिनरल्स, ये हमारे मिनरल्स जो हैं, जो हमने पहले बताया, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, HCO3। फंदा जा रहा है भैया, एम नहीं। तो ये सारी चीजें हमारी मिनरल्स हो गई। अब न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? ये सारी चीजें यहां हो गई हैं। न्यूट्रिएंट्स भी आप देख लें। न्यूट्रिएंट्स जो हमारे होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स यूं कह लें, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है? न्यूट्रिएंट्स। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड। क्या? फैटी एसिड। एक बार फिर देख लें, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, ये हमारी चीजें। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? पहले तो प्लाज्मा, हमारे ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा ही होता है। ये हल्का पीले कलर का होता है, स्ट्रा कलर का होता है, विस्कस होता है, चिपचिपा होता है। इसमें 90 से 92% वाटर पाए जाते हैं, यानी एकदम पनिया होते भैया,
का पनिया होता है, यादव जी के दूधवा की तरह। तो विस्कस चिपचिपा 92% वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है ये। और इसमें मिनरल्स कितने पाए जाते हैं? मिनरल्स के फॉर्म में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें मिनरल्स के रूप में पाई जाती है। किसमें? सब ये प्लाज्मा में पाया जाता है। और न्यूट्रिएंट्स हमारे जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में अहम रोल अदा करती हैं, वो सारी चीजें हमारे प्लाज्मा में पाई जाती हैं। इसमें जो प्रोटीन होती है, इसको हम फर्दर जाके आगे डिटेल में बताएंगे दोस्तों। इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, योसिन, ये सारी चीजें ये प्रोटीन्स के रूप में पाई जाती है, जो मेजर प्रोटीन होती है। इसको मैं मिटा लूं, फिर एनसीईआरटी की तरफ हम मूव करते हैं और फिर हम डिटेल में बताएंगे। हम चाहें तो बिना एनसीईआरटी के भी आपको पढ़ाएंगे और आपको इंटरेस्ट आएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता आपका विश्वास तोड़ूं, मैं अपना ज्ञान अपने आप से यहाँ उड़ेलूं। मेरा मकसद आपको ये बताना है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दूं पहले, फिर हम देखेंगे जैसा जरूरत रहेगा आप कमेंट करिएगा और हम डिटेल में आप खुलकर पढ़ाएंगे। अभी मैं बधा हुआ हूं, थोड़ा सा यहाँ पढ़ाता हूँ, फिर मेरा ध्यान आता है कि मैं एनसीईआरटी में मूव करूं ताकि आपको विश्वास आए। लेकिन जब आप कहेंगे तो मैं अपनी इच्छा अनुसार भी आपको वही एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, लेकिन अलग ढंग से थोड़ा पढ़ाऊंगा। आइए दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। दोस्तों, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सिर्फ आपके सब्सक्राइब पर ही हमारा चैनल चलने वाला है, हम किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन आपको चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, और जो आपको आपके एग्जाम को हिट करने में मदद करे, तो उसके लिए आप हमें प्लीज सपोर्ट करें। आपका इसमें कोई खर्चा नहीं जाता है, सिर्फ आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो आप डिसलाइक करें, कमेंट कर बताएं कि ये चीजें गलत है। अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, हमें फालतू का सब्सक्राइब नहीं चाहिए, नहीं तो हम दूसरे चैनल भी बना सकते थे। एजुकेशन ही क्यों? क्योंकि हम आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या कहा है। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन फॉर दिस पर्पज। जैसा हमने पहले बताया कि लोअर ऑर्गेनिज्म में या सिंपल ऑर्गेनिज्म में वाटर ट्रांसपोर्ट सारी चीजों का करने में मदद करता है, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ब्लड, जिसको हम कह लें कि फ्लूइड जो है, ब्लड और लिम्फ दोनों अहम रोल अदा करते हैं। Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher animals, include human, for this purpose. Another body fluid, lymph, also help in the transport of the certain substances. In this chapter, you will learn about the composition and properties of the blood and the lymph tissue fluid. जैसा हमने बताया कि जो हमने लिम्फ बताया था ना, देखो यहाँ एनसीईआरटी में बताया टिश्यू फ्लूइड। अब इतना ही दे दिया तो आप कैसे समझ पाते? जब हमने कई सारे सेल्स बनाया, उसके बीच में जो तरल पदार्थ को हमने भरा, यूं हिंदी ठोस हिंदी में देखे, जो हमने लिक्विड भरा वही लिम्फ है, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड कई सारे सेल का जो ग्रुप होता है उसे टिश्यू कहते हैं, और फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ, तो जो उसके बीच में पाया जाने वाला तरल पदार्थ है उसी को हम लिम्फ कहते हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज आल्सो एक्सप्लेन्ड हियरिन। वही चीजें बता रहा है कि इसे आप आगे जब आप प्लाज्मा और ब्लड को, यानी लिम्फ और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो उसके सारे कंपोजिशन बताएगा एनसीईआरटी। जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्लाज्मा हमारा 55% होता है, उसमें वो हल्का पीले कलर का होता है, स्ट्रा कलर का होता है, जो भूसे की कलर का होता है। उसमें वाटर 90 to 92%, 90 से 92% वाटर पाई जाती है। मिनरल्स पाए जाते हैं, जिससे मिनरल्स जो है यूं कह ले कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और यूं कह ले कि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हमारे होते हैं वो फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है, जो है 6 से 8% हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है, जो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, योसिन, ये सारी चीज के रूप में पाए जाते हैं, जो मेजर प्रोटीन हमारे बॉडी में होती है। या और भी इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि चीजें मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स, ये सारी चीजें हमारी प्लाज्मा में ही पाई जाती है। दोस्तों, अब आते हैं ब्लड की तरफ। ब्लड को हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट हमारा 45% पूरे ब्लड का होता है, जो है
जिसे हम फार्म्ड एलिमेंट कहते हैं। ब्लड में एक प्लाज्मा और फार्म्ड एलिमेंट पाया जाता है। फार्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है और बहुत चीजों को जो हमारे सेल तक और सेल से हमारे बॉडी से बाहर आउट करने में मदद करता है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वो कैरियर का काम करता है। जैसे ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ी से सामान इधर से उधर भेजते हैं ना, वही रोल अदा करता है क्या, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। डब्ल्यूबीसी जो हमें कई सारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, कई सारी डिजीजों से हमारी रक्षा करता है। इसी तरीके से प्लेटलेट्स होता है जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जो हमें रेड बोन मैरो से ही मिलता है। वो सेल का जो है पार्ट होता है, रेड बोन मैरो के पार्ट्स होते हैं, ना कि वो सेल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी एक शॉर्ट ब्रीफ हो गई। अब फिर हम आते हैं एनसीईआरटी की तरफ। ब्लड ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फार्म्ड एलिमेंट। यहां भी वही बताया, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए हमारे पास स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कितने हैं दोस्तों। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास कुल मिलाकर पूरे एनसीईआरटी में 3 दिया गया है, ब्लड, बोन और कार्टिलेज। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। देखो बिल्ली भी बोल रही है कि भैया आप अच्छा पढ़ा रहे हो, ऐसे कंटिन्यू करो। जो हमारी बिल्ली है ना, जिसे हमने नहीं पाला तो नहीं कह सकेंगे, हमारे घर के सदस्य। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू यूं कह ले कि कितने हैं, 3 हैं। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्या कितने हैं, 3 हैं। जो यूं कह ले कि ब्लड, बोन और कार्टिलेज। ये हमारे पूरे एनसीईआरटी में या हमारे पूरे सिलेबस में 3 ही स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड, बोन और कार्टिलेज। ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव है, दूसरे को एक दूसरे को जोड़ने वाले सेल का ग्रुप है। टिश्यू देख रहे हैं यहाँ, कनेक्टिव टिश्यू, इससे भी आप अंदाजा लगा ले। तो ये ब्लड हो गया, बोन हो गया और कार्टिलेज क्या है, जो हमारे नाक पे ये जो रहता है या कान पे जो नरम वाली हड्डी की जैसे रहती है ना, या जो मांसाहारी बच्चे होंगे वो कहते होंगे हमें कुरकुरा हुआ गोश्त दो भैया। कुरकुरा वाला जो चीज खाने में करर करर करता है, नहीं नरम रहता है, तो ये जो कान के पे है, हमारे पिन्ना में है या हमारे नाक पे जो पाया जाता है, इसी को हम कार्टिलेज कहते हैं, जो 2 अस्थियों को जोड़ने में मदद करता है, 2 हड्डियों को जोड़ने में हेल्पफुल होता है। और ये लचीला होता है, ये पेलेबल होता है, लचीला होता है। क्या होता है, स्ट्रेचेबल यूं कह लें आप। तो ये सारी चीजें हमारी कनेक्टिव टिश्यू, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आएंगे हम एनसीईआरटी की तरफ। ये ऐसे ही इसको यहाँ पर कार्टिलेज है, ये यल हमारा रहेगा दोस्तों, ये कार्टिलेज है। क्या है, कार्टिलेज, जिसको हम हिंदी में स्नायु कहते हैं। स्नायु, ये अस्थि हो गया हमारा। हिंदी भी लिखना पड़ता है यार, जाने दो। ब्लड हमारा रक्त हो गया, क्या, हमारा रक्त खौल उठेगा, समझे, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो। नहीं दोस्तों, ऐसी कुछ बात नहीं है। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अन्यथा छोड़ दें। ऐसे आप सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने पर ध्यान दें। अगर आपका दिल कहे कि भैया ने अच्छा पढ़ाया है, बाबू ने अच्छा पढ़ाया है, सर जी ने अच्छा पढ़ाया, तो ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई फोर्स नहीं है। तो देखते हैं कि ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ द फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स यानी कि तरल पदार्थ, जैसे हमने बताया कि ब्लड में प्लाज्मा भी होता है और फार्म्ड एलिमेंट भी होता है। प्लाज्मा हमारा 90 से 92% वाटर का बना हुआ आता है, 6 से 8% हमारी प्रोटीन पाई जाती है। ये सारी चीजें वही फ्लूइड मैट्रिक्स उसको कहते हैं, प्लाज्मा एंड फार्म्ड एलिमेंट। अब आइए देखते हैं कि फार्म्ड एलिमेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब फार्म्ड एलिमेंट में ही आते हैं। प्लाज्मा के बारे में दिया है, प्लाज्मा इज स्ट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, 92% of the plasma is water and protein contribute 6 to 8% of it.
जो मैंने पहले ही बता दिया कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में 90 से 55% पूरे ब्लड का हिस्सा पाया जाता है, जिसमें 90 से 92% उसमें वाटर पाए जाते हैं, 6 से 8% उसमें प्रोटीन पाई जाती है। वही चीज एनसीईआरटी ये देखिए भैया आपके यहाँ पर कह रहा है, जो मैंने पहले ही बताया था। अब आते हैं इसमें, देखिए कि मेजर प्रोटीन हमने नहीं बताया था। जो प्रोटीन हमारा 6 से 8% प्लाज्मा में पाया जाता है ना, उसको मैं मिटा दूं तब आपको समझाने में थोड़ा और मजा आएगा दोस्तों। ये चीजें मैं इसलिए बना रहा हूं, आप सिर्फ एक कथा की तरह आप ना देखते जाइए। ये हम तो पढ़ा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, लेकिन आप इसे नोट जरूर बनाएं, क्योंकि आपको लास्ट वक्त में, जैसा हमने पहले वीडियो में बताया कि एनसीईआरटी नीट की तैयारी के लिए आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। हाँ, तो आप इसे नोट भी बनाते चलें, आपको लगेगा कि हमें याद हो गया है। यही सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ, वो यही है। उनको ये लगता है कि मुझे सब याद हो गया है, और लास्ट में ये डाटा उनको याद नहीं रह जाता है, ये एग्जाम्पल उनको याद नहीं रह जाते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। मैं आपको रियलिटी से अवेयर कर रहा हूं, ना कि डरा रहा हूं दोस्तों। तो आप जरूर एनसीईआरटी जब रीडिंग करें या कोई भी लेक्चर अटेंड करें तो जरूर उसका नोट बनाएं, नहीं तो आपके सारे मेहनत जो ये 2.5 घंटा 2 घंटा 1 घंटा जो हमें आप देख रहे हैं, ये आपका वेस्ट जाएगा। तो प्लीज ये चीजों का ध्यान रखें। आइए देखते हैं प्लाज्मा। मैं थोड़ा कभी कभी सख्त वर्ड भी इस्तेमाल करूंगा, सख्त लहजा इस्तेमाल करूंगा। इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं आपको इज्जत नहीं दे रहा हूं, आपको धमका रहा हूं या डरा रहा हूं नीट के प्रति। मेरा आपके प्रति पूरा सहानुभूति है। आप हमारे छोटे भाई हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको चीजों से जागरूक करें। इसमें हमारा बहुत वक्त हमने इसमें दिया है, तो हमें ये चीजें पता है। ये प्लाज्मा में हमारे 6 से 8% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। क्या? प्रोटीन। तो इसमें 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं। क्या है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, 3 चीजें पाई जाती हैं प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। अब ये चीजें एनसीईआरटी में अलग आगे पीछे हो सकती हैं, आपको चीजों से सिर्फ देना है फाइब्रिनोजन। अच्छा दोस्तों, ये एल्ब्यूमिन क्या है, ग्लोब्यूलिन क्या है और फाइब्रिनोजन क्या है? एल्ब्यूमिन ये हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है, और ये फाइब्रिनोजन हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी में ये चीजें क्या कह रही हैं, और जिस हिसाब से कहेंगे उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें दिया गया है कि फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन देखो यहाँ पहले दे दिया है, ग्लोब्यूलिन बीच में दिया और एल्ब्यूमिन हमने पहले दिया, लेकिन चीजें वही है। देयर आर मेजर प्रोटीन्स, ये जो है मुख्य प्रोटीन्स है हमारी। देखिए प्लाज्मा में ये प्रोटीन्स हमारे 6 से 8% है, जिसमें से एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन है दोस्तों। फाइब्रिनोजन आर नीड फॉर क्लॉटिंग, जैसा हमने बताया कि ये फाइब्रिनोजन है, ये क्लॉटिंग करने में मदद करता है। आर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड को हमारे क्लॉटिंग या कोआगुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लिख दें ताकि आपको नोट बनाने में आसानी भी रहे। ये किसमें हेल्प करता है? क्लॉटिंग में, क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग कह ले, यूं कह ले, ब्लड क्लॉटिंग में या कोआगुलेशन, कोआगुलेशन में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग जब हमारा कहीं कट जाता है, छोटा सा कटफट लग गया, तो 4 से 6 मिनट में हमारे ब्लड, या 6 से 8 मिनट में हमारे ब्लड जो है थक्का जमने लगता है, यानी हमारा खून बहना बंद हो जाता है, मैक्सिमम 6 से 8 मिनट। तो ये ब्लड क्लॉटिंग किसके वजह से होता है? ये फाइब्रिनोजन की वजह से होता है। क्यों होता है? देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ऐसा हम इसको जाली बना लेते हैं, जो है जो हमारे डेड सेल होते हैं इसी जाली में आके इसे बच जाते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये हमारा फाइब्रिनोजन एक थक्का जम जाता है, जो रेड कलर का, यूं कह लें कि डार्क कलर का स्कम रहता है, वो हमारे ब्लड पर जब हमारा कट जाता है कहीं ब्लड, और जहां ब्लड जमता है वहां देखिए थोड़ा हल्का काले टाइप का वो रहता है जो जम जाता है,
वो इसी फाइब्रिनोजन के कारण होता है। ये ब्लड का थक्का जम जाता है जिससे हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से रुक जाता है। ग्लोब्यूलिन का काम क्या है, ये हमें क्या देते हैं, हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ये दिया गया है। आइए एनसीईआरटी में देखते हैं कि प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ग्लोब्यूलिन, primarily are involved in the defense of the mechanism of the body and the albumin help in osmotic balance। यूं कह ले कि एनसीईआरटी हमारा जो है ये हमें क्या करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, और ये डिफेंस करवाते हैं, डिफेंस। अब डिफेंस मतलब जैसे आर्मी होती है ना दोस्तों, जब हमारे देश में कोई अंदर घुसना चाहेगा तो उसे क्या करेगी, या तो ढाई मारी देगी या तो उसका प्रतिरोध करेगी, उसको डरवाएगी और रोकेगी। ठीक यही काम ग्लोब्यूलिन्स हमारे बॉडी में करता है। जब फॉरेन पार्टिकल्स या वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या और कोई ऑर्गेनिज्म हो तो हमारे बॉडी में जब इंटर करना चाहते हैं तो उसे ये ग्लोब्यूलिन डिफेंस करता है, रोकता है, उसे मारता है। या अंदर आ चुके हैं तो उन्हें मारेगा, अगर आने वाले हैं तो रोकता है। ऑस्मोटिक बैलेंस हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे बॉडी के अंदर हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस है, वाटर का जो बैलेंस है, ये सारी चीजें कौन करता है, एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन तो आपने जान ही गए। अब आते हैं, देखते हैं प्लाज्मा में। जब हम प्लाज्मा जो है उसमें से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, ये जो फाइब्रिनोजन है ये क्लॉटिंग फैक्टर, तब हमारे ब्लड का सिर्फ सीरम बचता है। क्या, सीरम। आइए देखते हैं, इसको मैं मिटा दूं, फिर एनसीईआरटी की तरफ हम मूव करेंगे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा आपको डीप में जानना जरूरी है ताकि जब आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, ये दोस्तों जैसा जैसा एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है आप सिर्फ वैसा ही पढ़ेंगे तो आप एग्जाम को बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पूछ लेता है, उसको ये लगता है कि आप इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा में से हम यूं कह लें कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ये हम माइनस कर लें, क्लॉटिंग फैक्टर, तो हमारा क्या बच जाएगा, सीरम। क्या बच जाएगा, ये जब हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर जो फाइब्रिनोजन है ना, जो हमारे ब्लड का थक्का जमाता है, इस चीज को जब हम निकाल देंगे प्लाज्मा में से, हमने बताया था ना कि प्रोटीन हमारे ब्लड में 6 से 8% पाई जाती है, तो 6 से 8% जो प्लाज्मा हमारे बॉडी में पाई जाती है उसमें से जब हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे, यानी कि प्रोटीन्स जो निकाल देंगे क्लॉटिंग बनाने वाले हैं, तब हमारे ब्लड को सिर्फ सीरम हम कहेंगे। ये क्या रहेगा, सीरम। आपने कई बार सुना होगा कि सीरम का सैंपल लेकर हम डीएनए टेस्ट करेंगे, तो ये सीरम है, इसमें से जब क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे। अच्छा, जब हम ब्लड बैंक में ब्लड रखते हैं तो वो क्यों नहीं जमता है, अरे हमारा खून अभी निकालेंगे 2-5 मिनट में जम जाता है। हमने बताया कि 6 से 8 मिनट में हमारे ब्लड जम जाएगा, लेकिन ब्लड बैंक में ये चीजें क्यों नहीं होती, उसमें चिलेटिंग फैक्टर डाला जाता है, जो ये क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लिया जाता है और चिलेटिंग फैक्टर डाला जाता है ताकि वो ब्लड जमे ना, उसका थक्का ना जमे। या जब हम ऑपरेशन करते हैं, कोई चीजें करते हैं, तब हम हेपेरिन का यूज करते हैं ताकि हमारी ब्लड जमे ना, समझे। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। अब आइए एनसीईआरटी की तरफ हम मूव करते हैं, कूच करते हैं। इसकी तरफ हमें बार बार बात होकर आना ही पड़ता है और आना ही चाहिए भी, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। हाँ तो दोस्तों अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ग्लोब्यूलिन प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, जो हमने पहले ही बता दिया सारी चीजें। अब आइए देखते हैं इसमें आगे क्या है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन एक्सेट्रा, जो मैंने पहले ही बता दिया। अब उसके देखते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स आर
अच्छा, हमने बताया था ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड हमने बताया था दोस्तों। हमने आपको क्या बताया था? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और हमने कहा था फैटी एसिड। इसी को हम यूं कह लें, ये फैटी एसिड को हम यूं कह लें, ये क्या हो गया? इसी को हम लिपिड्स भी कहते हैं। क्या? लिपिड्स। ये हमारा लिपिड्स भी है। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और लिपिड्स भी हम कह सकते हैं या फैटी एसिड कहेंगे, दोनों चीजें करेक्ट हैं। तो आपको ये चीजें समझना है, कहीं लिपिड पूछ लिया या फैटी एसिड पूछ लिया, दोनों चीजें एक हैं दोस्तों, जो एनसीईआरटी में भी दिया है। Glucose, amino acid, lipids, etc. are also present in the plasma. They are always in transit in the body. ट्रांजिट मतलब जान पाए? किसी को कहीं लाकर बसा देना, यानी कि वो अस्थायी रूप में नहीं रह रहे हैं, आज हैं कल दूसरी जगह चले जाएंगे, तो वही कह रहा है वहां रह रहे हैं लेकिन अस्थायी नहीं है, उसी को ट्रांजिट कहते हैं। ट्रांजिट कैंप वगैरह आपने नाम सुना होगा। Factor for the coagulation or clotting of the blood are also present in the plasma in an inactive form. जो हमारे प्लाज्मा में फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, यानी कि सक्रिय नहीं रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। इसीलिए जब जरूरत पड़ती है तो वो एक्टिव होते हैं और हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं। वही एनसीईआरटी में बताया गया है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। जैसे हमने पहले बताया, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हम निकाल देंगे तो हमारा ये सीरम बन जाएगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटिलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। जैसे हमने पहले बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स। अब देखिए इसमें दिया इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटिलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। अब ये सब चीजें आप क्या, हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बताया था, यहाँ इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट आ रहा है, तो इसको भी यहीं पर निपटा दिया जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है दोस्तों, रउआ यही मार के गिराक पस्त कह दे बहो। ए देखा है ले, हाई देखा, हाई ले ला हो लड़के, है ने देखा। आरबीसी, इसको हम रेड ब्लड कार्पसिल्स कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसिल्स या सेल्स डायरेक्ट कह सकते हैं, या यूं कह ले कि रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी, अब व्हाइट ब्लड कार्पसिल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल या कार्पसिल्स आप कह लें, सेल्स या कार्पसिल्स। और एक आ गया हमारा प्लेटिलेट्स। क्या है? प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स। अब यही दोस्तों, ये कुछ नहीं है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, वही बोलते हैं ना, गंगाधर ही शक्तिमान ही गंगाधर है ना? जो आप बचपन में शक्तिमान देखते आ रहे थे, यही गंगाधर है। यह आरबीसी जो हमारा होता है, इसी को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी ये हमारा ल्यूकोसाइट है। क्या है? ल्यूकोसाइट। और ये हमारा प्लेटिलेट्स तो आप जानते ही हैं। तो ये जो ल्यूकोसाइट्स है ना, ल्यूकोसाइट क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि ये कलर नहीं है, ये व्हाइट कलर का है, इसका कोई स्पेशल रंग नहीं है। देखिए ये आरबीसी जो इरिथ्रोसाइट्स है, ये लाल कलर का कलर होता है। इसका जो रंग होता है, जब खून खराबा करते हैं ना, किसी को मार देते हैं इधर उधर से, तो जो लाल कलर की तरल पदार्थ निकलती है और हमारे दिल को सुकून मिलता है, वो इरिथ्रोसाइट, ये लाल कलर के कारण इरिथ्रोसाइट है। ये ल्यूकोसाइट क्यों है? ये व्हाइट कलर इसका होता है डब्ल्यूबीसी का। कभी आपने डब्ल्यूबीसी बहते हुए देखा है किसी का? लेकिन आपने हर बार ये सुना होगा कि सफेद खून की कमी हो गई है उनको, किसी पेशेंट को आपने सुना होगा। ल्यूकोसाइट क्यों कहते हैं? आप जब क्या कहते हैं, बॉटनी पढ़ेंगे तो वहां आएगा ल्यूकोप्लास्ट। क्या आएगा? ल्यूकोप्लास्ट।
ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये आलू वगैरह में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसी तरीके से ये ल्यूकोसाइट्स है। क्यों? क्योंकि इसका कलर ही व्हाइट है, सफेद है। आलू काटेंगे तो किसी कलर का कलर दिखाई देता है? नहीं। उसमें ल्यूकोप्लास्ट जो पाया जाता है वो फूड संरक्षण का काम करता है। मतलब यूं कह ले कि जैसे क्लोरोप्लास्ट फूड फॉर्मेशन का काम करता है ग्रीन प्लांट्स में, उसी तरीके से ल्यूकोप्लास्ट आलू वगैरह में स्टार्च संरक्षण का काम करता है। वो बात दूसरी तरफ चली गई, लेकिन ल्यूको वहां से ही जुड़ा। देखिए ये ल्यूकोसाइट इसीलिए है क्योंकि इसके कलर जो है सफेद है। तो आप इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट समझ गए। प्लेटिलेट्स तो आप जानते ही हैं, जैसे हमने बताया है। अब आइए देखते हैं आगे एनसीईआरटी क्या कहता है। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। जैसे हमने बताया था, ये सब सारे ये तीनों मिलाकर, ये तीनों जो है मिलाकर, ये जो तीनों बदमाश लड़के बाहर हैं, ये तीनों लड़के जो है नहीं, बहुत चिल्ला है हो। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फार्म्ड एलिमेंट। फार्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स। वही एनसीईआरटी यहां कह रहा है। ये सारे तीनों मिलाकर कितने परसेंट है? ये 45% है। कितने? 45% ही सिर्फ है ये। बाकी 55% हमारा प्लाज्मा पाया जाता है दोस्तों। अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी में आगे क्या कह रहा है कि इरिथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल्स एंड द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन द ब्लड। ए हेल्दी एडल्ट मैन हैज एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी एमएम क्यूब। इसका मतलब आप क्या समझे? जो ये हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पस्यूल्स है, हमारे बॉडी में कितना पाया जाता है हेल्दी मैन में? हेल्दी मैन में ये 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन एम क्यूब, मिलीमीटर क्यूब रहता है। ये कितना? एम क्यूब पाया जाता है हेल्दी मैन में। कितना? 5 से लेकर 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन एम क्यूब पाया जाता है। कितना? पर मिलियन क्यूब, मिलियन पर एम क्यूब। 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन क्यूब ये आरबीसी पाया जाता है। जबकि इसकी संख्या कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या। एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं है सब चीजें, लेकिन मैं आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे बार बार देख रहा हूं। हालांकि मुझे भी हंसी आ रही है दोस्तों, लेकिन अब क्या करेंगे, आपको विश्वास भी दिलाना है। 6000 से लेके 8000 की संख्या इनकी कितनी होती है? ये थाउजेंड में होते हैं। थाउजेंड में 1000 एम क्यूब, मिलीमीटर क्यूब्स पर मिलीमीटर। 6000 टू 8000 एम क्यूब होता है। और इसकी संख्या 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख होती है। कितनी? प्लेटिलेट्स लाख में होती है ये। तो ये सब चीजें हैं एनसीईआरटी की। आरबीसी 5 से लेके 5.5 मिलियन पर एम क्यूब, 6000 से 8000 इसकी सबसे कम संख्या है। देखिए 6000 से 8000, और ये 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक का है। यही एनसीईआरटी इसमें कह रहा है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रहा है आगे। क्या मैंने डाटा सही दिया है? Healthy adult man has an average 5 million to 5.5 millions of the RBC mm cube blood. RBC are formed in the red bone marrow in an adult. जो ये RBC है ना, ये रेड ब्लड कार्पस्यूल्स से रेड बोन मैरो में पाया जाता है। हमने जैसे पहले बताया कि जब आप मोटी जो हड्डियां हमारी होती है, जो जाग की फीमर हड्डी होती है, इसमें अधिक मात्रा में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेड बोन मैरो अधिक संख्या में पाया जाता है। रेड बोन मैरो क्या है? जो बच्चे मांसाहारी होंगे वो भली बात जानते होंगे, जब हम हड्डी खाते हैं, बकरे का जो हड्डी है, तो उसको ऐसा गिराते हैं थाली में, तो जो मलाई गिरता है वही रेड बोन मैरो है, और वही हमारे आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है। अच्छा, प्लेटिलेट्स भी वही फॉर्मेशन होती है। ये जो प्लेटिलेट्स है ना, ये सेल के टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल्स है, पार्ट ऑफ द सेल्स है। ये जो आरबीसी है, ये 1.5 लाख से 3.5 लाख है। ये पार्ट्स ऑफ मेगासाइट्स, क्या है? मेगा सेल्स का, यानी बड़े सेल्स के टुकड़े हैं ये जो है। आइए देखते हैं दोस्तों, वही एनसीईआरटी में ये दिया गया है। आरबीसी डिवाइड ऑफ द न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अधिकतर लोगों में
न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, अधिकतर मेमल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी बाई कॉन्केव होती है, बाई कॉन्केव, ये देखिए इस तरीके से, यानी ये दोनों तरफ ये चिपटा अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, बाई कॉन्केव रहता है। आप एल्पालिविल की जो चॉकलेट आती थी ना, देखेंगे जो छोटा सा चॉकलेट गोल कलर का रहता है, तो बीच में दोनों तरफ धंसा हुआ रहता था, दबा हुआ अंदर की तरफ, और इस तरीके से वो गोला रहता था, वही बाई कॉन्केव तरीके का ये है। एल्पालिविल का चॉकलेट आपने कहा, टॉफी जो रहती थी अंदर की तरफ दबी हुई रहती थी दोनों तरफ, तो इसी तरीके से ही अंदर की तरफ दोनों दबा हुआ है। ये इसलिए है, शॉक के लिए नहीं है, ये दोनों तरफ ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ही बाई कॉन्केव रहता है। सिकल सेल एनीमिया में ये चीजें घट जाती हैं, ये चीजें नहीं रहती हैं, इसीलिए वो आरबीसी में कमी होने के कारण सिकल सेल एनीमिया होता है। लेकिन यहां देखिए आरबीसी जो हमारा होता है ये बाई कॉन्केव होता है। कैसा? बाई कॉन्केव होता है, दोनों अंदर की खांच की तरह दबे हुए होते हैं। वही बता रहा है, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं बहुत लोगों में, लेकिन ऊंट में न्यूक्लियस पाया जाता है, वो भी मेमल्स है, ये एक्सेप्शन है दोस्तों। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। तो अधिकतर आरबीसी जो होते हैं डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। इसमें दिया गया है मोस्ट डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द मेमल्स एंड बाई कॉन्केव इन शेप, बाई कॉन्केव, एक दो तरफ के, कॉन्केव यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो कॉन्केव कॉन्वेक्स ये सब सीखेंगे, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। हाँ दोस्तों, छोड़ेगा नहीं, ये साइंस है, इसमें आप मजे लेकर पढ़िए, डीप में पढ़ेंगे आपको चीजें मजा आएंगी, आप सारी चीजों को एक से जोड़ लेंगे। फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, मैं बायो ही पढ़ाता हूँ, इतना टाइम लग जाता नहीं, तो आपको हम फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम चीजें आपको पढ़ाएंगे और उसको भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे दोस्तों। बस थोड़ा धैर्य रखिए, इसमें पहले देख लेते हैं हम, गर्दा उड़ा देंगे एकदम, समझ लीजिएगा उसमें भी। तो कहा डिवाइड ऑफ द न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द मेमल्स आर बाई कॉन्केव इन शेप, दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। दे हैव अ रेड कलर्ड, जो हमारी खून निकलती है, हम खून खराबा करते हैं, फाइटिंग वाइटिंग करके मार के गिरा देते नहीं है, तो जो ब्लडवा निकलता है नकिया से, नक्सीर होता है, फुटता है, तो ये जो ब्लडवा होता है बाई कॉन्केव होता है, यानी कि दोनों तरफ अंदर की तरफ धंसे होते हैं और न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। अच्छा, इतना ही नहीं है, ये इसमें क्या है दिया गया है कि ये इनमें एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन। आपने सिर्फ पढ़ा वो देखा होगा डेक्स ऑरेंज वगैरह, तो उसमें हीमोग्लोबिन को साइनोकोबालामीन भी कहते हैं। विटामिन B12 इसको फॉर्मेशन करने में अधिक रोल अदा करता है। ये सब एक्स्ट्रा जानकारी है, ये एनसीईआरटी में नहीं है और इसका कोई इससे लेना देना भी नहीं है, ये काल्पनिक चित्र आप समझ लीजिए। तो ये जो आरबीसी है इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, जिसको हम B12 भी कह सकते हैं, B12 साइनोकोबालामीन होता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ये एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता रखता है, और इसे हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये फेरस है, Fe2 पॉजिटिव इसको कहते हैं, Fe2 पॉजिटिव, फेरस, आयरन। तो एक आयरन 4 ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता रखता है, इसी को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये रेड ब्लड सेल्स में ही पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, इसीलिए इनका कलर लाल होता है। आइए देखते हैं दोस्तों, दे हैव अ रेड colored iron containing complex protein called hemoglobin, hence color and name of these cells। जो इसका कलर है और इनका जो नाम है इन्हीं के कारण पड़ा है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। ये जो हीमोग्लोबिन है ना लड़का, ये प्रोटीन बाटे हो, एक समझा। A healthy individual has 12 to 6 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो सही है, बीमार उमार ना है, जगह कोनो बीमारी ना ही भाई भैया, उस 100 ml में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन रखी? 12 से 16 ग्राम। कितना? 12 से 16। इसको मिटा दूं? हेल्दी ह्यूमन 100 ml में, प्रत्येक 100 ml आप खून निकलबो करे दहिया में की, तो कितना हीमोग्लोबिन नहीं? 100, हर प्रत्येक एवरी 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन रहेगा उसका? 12 से 16 ग्राम। कितना? 12 to 16 gram of hemoglobin contain in each 100 ml of the blood।
अब ये चीजें, एक चीज और मैं इसको लिंक करना चाहता हूं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप देखते हैं कि 12 से 16 बार और कोई चीज दिया है। वो क्या है? हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं 12 से 16 टाइम पर मिनट में। हर एक मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं। और यहाँ क्या है? हीमोग्लोबिन, हर 100 ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। तो ये चीजें आपको लिंक हुई। ये जो डाटा है ये हमारा किसमें है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में 12 से 16 बार हम ब्रीथ करते हैं, और यहां हमारे हर 100 ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, जिससे हमारे ब्लड का कलर लाल होता है। यही मैं लिंक करना चाहता था दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। इन एवरी 100 ml of the blood, the molecules play significant role in transport of respiratory gases। जैसे हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन 120 days, after which they are destroyed in the spleen graveyard of the RBC। ये जो हमारे आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन मतलब जीवन चक्र जो है, यानी जीवन अवधि इसको हम हिंदी में कह लें, यानी कि इसकी उम्र कह लें हम। इसकी उम्र कितनी है? उम्र इसकी आरबीसी की कितनी है? 120 दिन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये डेड हो जाता है। कहां? इसकी कब्रगाह कहां है? ग्रेवयार्ड इसमें कहा गया एनसीईआरटी में, स्प्लीन में। 120 दिन के बाद ये खत्म हो जाता है। क्या? आरबीसीएस, रेड ब्लड कार्पस्यूल्स। तो 120 दिन इसकी उम्र है, इसका जो है जिंदगी है। आइए देखते हैं फिर एनसीईआरटी क्या कहती है दोस्तों। ल्यूकोसाइट्स पे आ गए, डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमने पहले बताया था, दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ये डब्ल्यूबीसी, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाता। हमने पहले बताया कि व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए ये व्हाइट कलर का है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, व्हिच एवरेज 6000 to 8000 mm क्यूब पर क्यूब, mm पर क्यूब ऑफ द ब्लड। अच्छा, इसमें एक चीज और बताया कि ये न्यूक्लिएटेड होते हैं आरबीसी, ये अमीबॉइड शेप के होते हैं डब्ल्यूबीसी, और ये क्या होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लिएटेड। अभी इसको मैं और आगे जब डीप में पढ़ाऊंगा तब और चीजें आपको समझ में आएंगी। ये दो प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पस्यूल्स, एक ग्रेनुलेटेड, एक एग्रेनुलेटेड। ग्रेनुलेटेड जो इसमें बारीक बारीक ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, छोटे 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 ग्रेन्यूल्स होते हैं, सेल्स के टुकड़े होते हैं। तो ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, किसमें? डब्ल्यूबीसी में। और इनका शेप जो होता है वो अमीबॉइड शेप का होता है, यानी अमीबा के आकार का होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी का। अभी एनसीईआरटी में आगे शायद दिया रहे, मैं यहाँ एक्स्ट्रा आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनकी संख्या हमने पहले ही बता दी, 6000 से लेकर 8000 mm पर क्यूब रहेगा। यहाँ देखिए माइनस का साइन हम नहीं लगाए हैं, जो बड़ी चूक हो सकती थी, बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। mm पर क्यूब है, mm मिलीमीटर पर मिलीमीटर पर क्यूब। तो अब ये देखते हैं हम क्या दे रहा है कि ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। इनके जो उम्र सीमा है, इनका जो उम्र होता है, इनकी जो लाइफ स्पैन होती है डब्ल्यूबीसी की, इसकी तुलना में कम होती है। ये कम दिन और जीते हैं, ये 120 दिन जीते हैं, ये बल्कि और कम दिन जीते हैं डब्ल्यूबीसी। यहां मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन है। यहां हम दे रहे हैं 120 डेज उम्र, यूं कह लें। लाइफ स्पैन लिखेंगे तो लंबा जाएगा, इसलिए 120 डेज, 120 डेज डब्ल्यूबीसी। और इनका शॉर्ट होता है इससे, किससे? आरबीसी की तुलना में। लाइफ स्पैन शॉर्ट लिव्ड। वी हैव टू कैटेगरी डब्ल्यूबीसी, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, अब इसको सब मिटाना पड़ेगा तभी चाय बन पाए। मैं एनसीईआरटी पहले रीड करा दे रहा हूँ, फिर बाद में मैं अलग से इसको फिर बना के दूंगा दोस्तों। ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल पाए जाएंगे उसके साइटोप्लाज्म, यानी इसमें प्लाज्मा में जिसमें बारीक बारीक ग्रेन्यूल पाएंगे, वो ग्रेनुलोसाइट। रवेदार होगा जो, यानी टुकड़े बारीक 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 रवे होंगे, वो ग्रेनुलोसाइट होगा। और जिसमें नहीं पाया जाएगा अग्रेनुलो, यानी जिसमें ग्रेन्यूल नहीं है, वो होगा अग्रेनुलोसाइट। यानी दो प्रकार के डब्ल्यूबीसी होंगे, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। कहां दिया है दोस्तों? ये एनसीईआरटी में हम कहां पढ़ रहे थे? हाँ, व्हाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर एग्रेनुलोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों एग्रेनुलोसाइट हैं, जबकि और बाकी ग्रेनुलोसाइट हैं।
वही बता रहा है। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट एबंडेंट सेल्स, न्यूट्रोफिल्स 60 से 65% होता है, जबकि ये सब चीजें वो डब्ल्यूबीसी के बारे में बता रहा है कि न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स, ये सब इसमें ही कई पार्ट है ना, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, फिर ए ग्रेनुलोसाइट में आ जाएंगे हम, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये सब डब्ल्यूबीसी के पार्ट है। मैं इसको मिटाकर फिर बताऊंगा, तब आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। बहुत लेंदी हो जा रहा है।